एक समय की बात है, बलराम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह दिन भर जंगल जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है और कुछ पैसे कमा लेता है। आज सुबह सुबह बलराम अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी उसकी पत्नी कहती है, ये क्या कह रही हो? तुम दिन भर जंगल जाकर लकड़ियाँ काटते हो और बाजार में बेचते हो। हर रोज तुम बस 100-200 रुपये ही कमा पाते हो। पास ही में रहने वाली जरा हरिया को देखो, उसने अपनी जमीन 2 बीघा बेच ली है। ठीक है, मैं आज ही सेठ आदित्य से मिलकर आता हूँ। वैसे भी अब जंगल नष्ट हो गए हैं। ठीक है, जाओ। फिर बलराम सेठ आदित्य के घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही देर में बलराम सेठ के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे बलराम, आओ आओ, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, वो मेरी गांव की पास वाली जमीन है ना, उस जमीन को बेचना है। अगर तुम्हारे पास कोई ग्राहक हो तो मुझे बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम्हें जमीन के कागज लेकर आने होंगे। ठीक है सेठ जी। कागजात लेने अपने घर चला जाता है। कुछ ही देर में बलराम जमीन के कागज लेकर सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, ये लीजिए उस जमीन का कागज। फिर सेठ उस कागज को पढ़ता है और सोचता है, वैसे तो बलराम पढ़ा लिखा है नहीं, क्यों न मैं इसकी जमीन हड़प लूं। यह सोचकर सेठ बलराम से कहता है, अरे बलराम, तेरी जमीन तो सरकारी है। सेठ जी, ये कैसे हो सकता है? ये कागज मेरे पिताजी मुझे देकर गए हैं। मेरी जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? तो बलराम तू खुद सोच, मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस कागज पर साफ लिख रखा है, जैसे ही तेरी जमीन सरकार की नजर में आएगी तुरंत हड़प लेगी और 1 रुपया नहीं देगी। अरे मेरी बात मान ले, मैं इस जमीन को खरीद लेता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। मैं कुछ दिन वहाँ खेती करूँगा, जब सरकार लेने आएगी तो उन्हें दे दूंगा। फिर बलराम सोचता है, अगर सरकार ने यह जमीन ले ली तो रुपये नहीं देगी। एक काम करता हूँ, ये जमीन सेठ को बेच देता हूँ, कुछ रुपये आ जाएंगे। अच्छा ठीक है सेठ जी, आप इस जमीन को खरीद लो। देख बलराम, तू मुझे अच्छा आदमी लगा इसलिए मैं तेरी जमीन खरीद रहा हूँ, वरना कौन इस सरकारी जमीन के 10 लाख रुपए देता है। ठीक है बलराम, अब तू इस कागज पर अंगूठा लगा दो। फिर बलराम बिना कुछ सोचे समझे उस पेपर पर अंगूठा लगा देता है। हाँ सेठ जी, मैंने इस कागज पर अंगूठा लगा दिया है। अब आप पैसे दे दीजिए। अच्छा ठीक है बलराम। ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए। शुक्रिया सेठ जी, आपने मेरी मदद की। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बलराम, इसमें एहसान क्या, भगवान ने मुझे तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया है। अच्छा ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बलराम। फिर बलराम 10 लाख रुपये लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही देर में बलराम अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर बलराम की पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी? बात की सेठ जी से? हाँ, बात नहीं बल्कि सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं। क्यों जी? अरे अनीता, हमारी इस जमीन सेठ ने खरीद ली। कितने में खरीदी? 10 लाख रुपयों में। क्या बस 10 लाख में आप जमीन बेच आए? हाँ अनीता, अरे मेरे पागल पति, वो जमीन करोड़ों की है और आप उसे 10 लाख में बेच आए। अरे अनीता, मेरी बात तो सुनो।
अब क्या बात है बताओ। सेठ जी ने कहा है कि हमारी जमीन सरकारी है। किसने कहा? तुमने पढ़ा क्या? अरे नहीं अनीता, तुझे तो पता है मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। सेठ जी ने ही मुझको पढ़कर बताया। अरे उस नालायक सेठ ने तुम्हें पागल बना दिया, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है। उसे छोड़ूंगी नहीं, चलो मेरे साथ। अरे कहाँ चलना है? सेठ के घर। उसने तुम्हें ठगा है, उसे मजा चखाना पड़ेगा। ठीक है चलो। अनीता और बलराम सेठ के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी बलराम का दोस्त उन्हें रास्ते में मिलता है। वो पढ़ा लिखा है। तभी बलराम का दोस्त अर्जुन कहता है, अरे भाई बलराम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, हम लोग उस बेईमान सेठ आदित्य के घर जा रहे हैं। क्यों और क्या हुआ भाभी जी? अरे उस पागल बेईमान सेठ ने इनको पागल बनाकर मेरी 4 बीघा जमीन हड़प ली है। फिर अनीता अर्जुन को सारी बात बताती है। चल मेरे दोस्त, मैं भी तेरी मदद करूँगा। फिर दोनों मिलकर सेठ के घर जाते हैं। अरे सेठ जी, घर पर हो क्या? हाँ, कौन? अंदर आ जाओ। फिर दोनों सेठ के घर के अंदर जाते हैं। सेठ ये सब देखकर चौंक जाता है। अरे बलराम, तू यहाँ क्यों आया है? और नमस्ते भाभी जी। और इस अर्जुन को साथ क्यों लाए हो? इसको भी जमीन बेचनी है क्या? ये सब छोड़ो। सेठ जी, आपने मेरे पति को अनपढ़ होने के कारण आपने मेरी जमीन को हड़प लिया। मैंने कहाँ हड़पी है? मैंने तो उस जमीन को खरीदा है पैसा देकर। बलराम ने खुद से अपने हाथों से अंगूठा लगाया। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, नहीं तो पूछ लो अपने पति को। मुझे क्या पागल समझा है? और मैं पढ़ी लिखी हूँ। आपने मेरे पति से झूठा कहा कि ये जगह सरकार की है। आपने बेईमानी की है। वो सब मैं नहीं जानता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मैं जमीन पूरे 10 लाख में खरीद चुका हूँ। अब उस जमीन पर मेरा पूरा हक है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो गांव के मुखिया जी से पहुँचते हैं, वो तय करेंगे। हाँ हाँ चलो। फिर सभी गांव के मुखिया दयानंद के घर जाते हैं। मुखिया अपने घर पर बैठा होता है। अरे सेठ, आज मेरे घर क्यों आए हो? और साथ में अनीता, बलराम, अर्जुन, इनको क्यों साथ लाए हो? मुखिया जी, ये अनीता मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। बोल रही है कि मैंने उसकी जमीन धोखा से हड़प ली है। आप ही बताइए मुखिया जी, क्या करे? आप इस बलराम को पूछो। इसने खुद कागज पर अंगूठा लगाया है अपनी मर्जी से, बल्कि मैंने तो वो जमीन पूरे 10 लाख रुपए में खरीदी है। मैं तो बस भलाई कर रहा था, लेकिन आजकल भलाई का कोई जमाना नहीं रहा। अच्छा तो बलराम, तूने सेठ को जमीन बेची पूरे 10 लाख रुपयों में। तूने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया है। जमीन अब सेठ की हुई। इधर अर्जुन मुखिया की बातें सुनकर समझ जाता है कि मुखिया सेठ से मिला हुआ है। फिर अर्जुन कहता है, मैं तुम दोनों पर 420 का केस करूंगा, जिसमें तुम्हें धोखाधड़ी की 10 साल की सजा होगी और तुम्हें जमीन का पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। मैं इन सब बकवास बातों पर ध्यान नहीं देता। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुखिया यह सब बातें सुनकर डर जाता है और मन में ही सोचता है कि अगर केस कर दिया तो मुखिया का पद सरकार छीन लेगी। नहीं नहीं, मैं पद नहीं छीनने दे सकता, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे केस करने की क्या जरूरत है अर्जुन बेटा? ये सेठ अभी बलराम के जमीन के कागज दे देगा। फिर मुखिया सेठ से कहता है, सेठ, इनके जमीन के कागज इन्हें वापस दे दे, मेरा पद का सवाल है। फिर मुखिया की हिम्मत टूटते देख सेठ की हिम्मत भी टूट जाती है और बलराम के जमीन के कागज
वापस दे देता है और अनीता सेठ के 10 लाख रुपए वापस दे देती हैं। फिर अर्जुन अपनी पहचान से बलराम की जमीन फैक्ट्री के मालिक को पूरे 4 करोड़ में बेच देता है। फिर अर्जुन और बलराम शहर से पैसे लेकर वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। तभी उनकी नज़र रोड पर पड़े मुखिया की तरफ पड़ती है, जिनका अभी अभी एक्सीडेंट हो गया था। तभी अर्जुन और बलराम मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया के सिर से खून निकल रहा था। फिर अर्जुन और बलराम मुखिया को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तभी डॉक्टर अर्जुन से कहता है, अच्छा हुआ आप इन्हें टाइम पर यहाँ ले आए, नहीं तो थोड़ा लेट हो जाते तो इनकी जान जा सकती थी। अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन इनके शरीर में खून की कमी हो गई है। इन्हें ओ पॉजिटिव खून तुरंत चढ़ाना होगा। अगर आपकी नज़र में कोई खून दे सकता है तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं। कि वहाँ सेठ हॉस्पिटल से गुजर रहा होता है। अर्जुन की नज़र सेठ पर पड़ती है, जिसने हाथ में एक कागज पकड़ रखा है जिस पर ओ पॉजिटिव लिखा है। फिर अर्जुन सेठ से कहता है, सेठ जी तुम्हारा खून कौन सा है? क्या हुआ? ओ पॉजिटिव है, तेरे को क्या करना? अरे वो मुखिया का एक्सीडेंट हो गया और उनको अर्जेंट खून की जरूरत है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुखिया कोई मेरा खास है क्या? और मुझे कोई खून नहीं देना है। फिर अर्जुन और बलराम एक कोने में खड़े थे। तभी बलराम कहता है, अरे भाई, शायद मेरा खून ओ पॉजिटिव है। मैंने बचपन में टेस्ट कराया था, एक बार फिर से टेस्ट करवा लेते हैं। फिर दोनों डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। फिर डॉक्टर बलराम का खून टेस्ट करता है तो पता चलता है कि बलराम का खून ओ पॉजिटिव है। और फिर बलराम अपना खून दे देता है। फिर कुछ ही दिनों में मुखिया की हालत सही हो जाती है। फिर मुखिया सीधे ही बलराम के घर की तरफ निकल पड़ता है। फिर मुखिया बलराम के घर पहुंच जाता है और बलराम और अर्जुन को देखता है और कहता है, धन्यवाद बेटा, आप दोनों ने मेरी जान बचाई। आपका बहुत ही शुक्रिया। अरे मुखिया जी, ये तो हमारा फर्ज था। फिर मुखिया के साथ साथ पुलिस भी वहां आ जाती है और मुखिया से कहती है, से मुखिया जी, आपने कहा था कि मेरा एक्सीडेंट जानबूझकर किया है, तो हमने छानबीन की तो हमें पास ही की फैक्ट्री के एक सीसीटीवी फुटेज मिली। जिस ट्रक ने आपका एक्सीडेंट किया, उस ट्रक में हमारा गांव का सेठ आदित्य था। ये रही वो वीडियो, आप खुद देख लीजिए। फिर पुलिस वो वीडियो दिखाती है। मुखिया को यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वह मुखिया सेठ के सारे काले कारनामों के बारे में पुलिस को बता देता है। फिर पुलिस सेठ को गिरफ्तार कर लेती है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं रुपयों के लालच में आ गया था, जो मैं सेठ की तरफदारी कर रहा था। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। मैं आज के बाद कभी बेईमानी नहीं करूंगा। ठीक है मुखिया जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। यह कहकर मुखिया को सभी लोग माफ कर देते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।